नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी की यात्रा में उमड़ी महिलाओं की भीड़ की, विपक्षी एकता से डरी मोदी सरकार की, जानेंगे देश के उद्योगपति अडानी को क्यों लग रहे हैं झटके, त्रिपुरा को लेकर क्या है कांग्रेस की रणनीति, बात करेंगे हिमाचल में कांग्रेस के मास्टर स्ट्रोक की, जजों की नियुक्ति पर छिड़ी रार की, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी सीएम योगी के बयान पर तेज होती सियासत की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राष्ट्रपति भवन में बने मुगल गार्डन का बदला नाम, अब अमृत उद्यान हुआ नाम। 31 जनवरी से जनता के लिए खोला जाएगा अमृत उद्यान। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट। सूची में खड़गे, राहुल, प्रियंका समेत 40 नेताओं के नाम शामिल। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने किया दावा, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिलेगी हार, 3 महीने बाद सत्ता से बाहर हो जाएगी बीजेपी। राजस्थान के दौरे पर गए पीएम मोदी से नाराज हुए गुर्जर और आदिवासी समुदाय, भीलवाड़ा की रैली में नहीं की कोई बड़ी घोषणा। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। आज भारत जोड़ो यात्रा महिलाओं के नाम रही। राहुल गांधी को एक तरफ बहन प्रियंका गांधी का साथ मिला, तो दूसरी तरफ पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती अपनी बेटी के साथ यात्रा में राहुल के साथ कदम से कदम मिलाती नजर आई। आज कश्मीर की महिलाओं ने भी यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो कैसे यात्रा में महिलाओं ने दिखाई अपनी ताकत, देखते हैं ये रिपोर्ट। आज भारत जोड़ो यात्रा राहुल की अगुवाई में पुलवामा जिले के अवंतीपोरा से शुरू हुई। यात्रा में जबरदस्त भीड़ जुटी। राहुल की सुरक्षा में कल हुई चूक के बाद आज राहुल की सुरक्षा काफी चाक-चौबंद थी। अवंतीपुरा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती राहुल गांधी के साथ यात्रा में शामिल हुई। महबूबा मुफ्ती के साथ उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती भी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती नजर आई। यात्रा के दौरान की तस्वीरें कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर साझा की हैं। तस्वीरों को शेयर करते हुए कांग्रेस ने लिखा, आज भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने शिरकत की। जुड़ रहा है हिंदुस्तान, लक्ष्य एक है, प्रेम सद्भाव का पैगाम। आज राहुल के साथ कश्मीर के स्थानीय लोगों ने भी पैदल मार्च किया, तो वहीं कश्मीरी महिलाएं बड़ी संख्या में यात्रा में शामिल हुई। प्रियंका गांधी दोपहर बाद पुलवामा जिले से पदयात्रा में शामिल हुई, जिसकी तस्वीरें साझा करते हुए कांग्रेस ने लिखा, आज भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सम्मिलित हुई। कन्याकुमारी से मोहब्बत की खुशबू को देश की फिजाओं में बिखेरते हुए तिरंगा कश्मीर पहुंच चुका है। आज यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने पुलवामा के घटना स्थल लेथपोरा में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पुलवामा के लेथपोरा में फरवरी 2019 में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। यात्रा का रात्रि विश्राम श्रीनगर के बाहरी इलाके पंथा चौक में ट्रक यार्ड में होगा। रविवार को यात्रा पंथा चौक से शुरू होकर बुलवर्ड रोड पर नेहरू पार्क तक जाएगी। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल यात्रियों को समुचित सुरक्षा देने की मांग को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने कांग्रेस की तरफ से कई मांगे रखी। खड़गे ने इस मामले में अमित शाह से व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने की अपील की थी। भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम पड़ाव के काफी करीब है। 30 जनवरी को यात्रा श्रीनगर में समाप्त हो जाएगी, जिसको लेकर कांग्रेस एक बड़ा आयोजन कर रही है, जहां कांग्रेस नेताओं के साथ साथ दूसरे दलों के नेता भी अपनी ताकत दिखाएंगे। 2024 में मोदी को टक्कर देने के लिए विपक्षी एकता को मजबूत करने को लेकर शरद पवार ने बड़ा बयान दिया है, जो विपक्षी एकता को और मजबूत कर रहा है। 2024 में एनडीए का सामना मजबूत विपक्षी गठबंधन से होगा। विपक्षी एकता को लेकर अलग अलग दलों की ओर से कोशिशें हो रही हैं। एनसीपी नेता शरद पवार ने विपक्षी एकता की रणनीति को साफ करते हुए कहा कि हर राज्य के हिसाब से बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी की जाएगी। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस और गैर बीजेपी दल मजबूत हैं, वहां आपस में लड़ाई भी लड़ेंगे, लेकिन दिल्ली में सभी गैर बीजेपी दल एक साथ रहेगा। केरल का उदाहरण देते हुए पवार ने कहा कि केरल में मुकाबला लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन के बीच होता है, लेकिन दिल्ली में दोनों साथ हैं। तो दूसरी ओर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी विपक्षी एकता की बात पर मोहर लगाते हुए कहा, बीजेपी का मुकाबला करने के लिए विपक्षी एकता जरूरी है। विपक्षी एकता तभी मजबूत हो सकती है जब उसका आधार कांग्रेस बने, क्योंकि कांग्रेस एकमात्र पार्टी है जिसका आधार पूरे देश में है। विपक्षी एकता का संदेश नीतीश कुमार ने भी दिया और उन्होंने देश भर में यात्रा शुरू करने की बात भी कही है। इस बीच तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर सभी पार्टियों को साथ आने का न्योता भी दे दिया है। दरअसल तेलंगाना में इसी साल विधानसभा चुनाव हैं और केसीआर की पार्टी भारत राष्ट्र समिति का मुकाबला
कांग्रेस और बीजेपी के साथ है। हैदराबाद में 17 फरवरी को तेलंगाना के नए सचिवालय का उद्घाटन होना है और इस कार्यक्रम को 2024 चुनाव की मोर्चाबंदी के रूप में देखा जा रहा है। केसीआर ने कार्यक्रम के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पौत्र प्रकाश अंबेडकर को भी न्योता दिया है। इसके अलावा जो 18 जनवरी की खम्मान रैली में शामिल हुए थे, उन्हें भी निमंत्रण भेजा गया है। साफ है, देश में मोदी सरकार के खिलाफ मजबूत विपक्षी एकता तैयार होती दिखाई दे रही है। कांग्रेस के बिना विपक्षी एकता का कोई आधार नहीं है। ये बात अगर दूसरे विपक्षी दल मान लेते हैं तो 2024 में बीजेपी को हराना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। मुश्किलें तो इस वक्त गौतम अडानी के सामने खड़ी हैं। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग के खुलासे के बाद से अडानी ग्रुप दबाव में है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अडानी ग्रुप की 7 प्रमुख लिस्टेड कंपनियां 85% से अधिक ओवर वैल्यूड हैं। इसके बाद से ही अडानी समूह के शेयर 20% से ज्यादा गिर चुके हैं और इसके साथ ही ये सवाल भी खड़े हो गए हैं कि कहीं अडानी ग्रुप को कर्ज देने वाले बैंक तो मुश्किल में नहीं फंस जाएंगे। अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में हुए खुलासे से भारतीय शेयर बाजार मुश्किल में है और मुश्किल में अडानी ग्रुप भी आ चुका है, जिसे लेकर इस रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। दावा किया गया है कि अडानी ग्रुप की कंपनियां 85% से ज्यादा ओवर वैल्यूज हैं। इसके बाद से ही 2 दिन में अडानी ग्रुप से जुड़ी कंपनियों के शेयर 20% से भी ज्यादा टूट चुके हैं। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 2 दिन में 4 लाख करोड़ रुपए कम हो गया है। 24 जनवरी को अडानी ग्रुप का मार्केट कैप 19 लाख करोड़ रुपए था, जो 27 जनवरी को 15 लाख करोड़ रुपए हो गया। अडानी ग्रुप को तो नुकसान हुआ ही है, साथ ही वो बैंक और LIC भी मुश्किल में फंसता दिख रहा है, जिन्होंने अडानी को कर्ज दिया या ग्रुप के शेयर लिए। LIC को 2 दिन में 18,500 करोड़ का नुकसान हो चुका है। भारतीय बैंकों ने अडानी ग्रुप को 80,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज दे रखा है, जिसमें SBI का कर्ज सबसे ज्यादा है। ऐसे में SBI भी मुश्किल में दिखाई दे रही है। बैंकों पर भी दबाव बना हुआ है। इस बीच मार्केट रेगुलेटर सेबी भी इस मामले में सक्रिय हो गया है। सेबी साल भर में अडानी ग्रुप ने जो सौदे किए हैं, उनकी बारीकी से जांच करेगा। इसके साथ ही हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट की जांच करेगा। साफ है कि आने वाला समय अडानी और शेयर बाजार और अडानी को कर्ज देने वाले बैंक और निवेशक सभी के लिए मुश्किलों भरा हो सकता है। अडानी ग्रुप के सामने चुनौतियां काफी बड़ी हैं, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ये संकेत अच्छे नहीं हैं। संकेत तो त्रिपुरा में भी बीजेपी के लिए शुभ नहीं है। त्रिपुरा में बड़ा बदलाव हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस यहां बीजेपी को बराबर की टक्कर देती दिख रही है। देखते हैं ये रिपोर्ट। त्रिपुरा में 16 फरवरी को वोटिंग होनी है। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसके साथ ही राज्य में गठबंधन की सूरत भी साफ हो गई है। कांग्रेस और लेफ्ट के बीच सीटों पर सहमति पहले ही बन चुकी थी और अब इस गठबंधन ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। CPM के बाद कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। कांग्रेस ने अपने कोटे की 17 सीटों पर भी उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। राज्य की 60 में से 43 सीटों पर लेफ्ट और 17 पर कांग्रेस लड़ रही है। 2018 से पहले त्रिपुरा में CPM की ही सरकार रही है, लेकिन अब दोनों साथ हैं। मुकाबला सत्ताधारी बीजेपी से है, जो इंडिजीनियस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी ने भी 48 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, जबकि बची सीटों पर IPFT अपने उम्मीदवार उतारेगी। वैसे बीजेपी की कोशिश टिपरा मोथा से भी गठबंधन की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोथा सुप्रीमो और शाही उत्तराधिकारी प्रद्युत किशोर देव बर्मन को दिल्ली बुलाया था, लेकिन देव बर्मन ने साफ कर दिया कि अगर बीजेपी अलग ग्रेटर टिपरा लैंड की मांग पर विचार को तैयार है, तभी वो उसके साथ गठबंधन करेगा। लेकिन अमित शाह ने इस तरह का कोई भी आश्वासन देने से इनकार कर दिया। शुक्रवार को दोनों ही दलों की बातचीत टूट गई। इसके बाद देव बर्मन ने साफ कर दिया कि उनकी पार्टी राज्य में 45 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आदिवासियों के लिए आरक्षित 20 सीटों के अलावा वो दूसरी सामान्य सीटों पर भी अपने उम्मीदवार उतारेंगे। मोथा के अलग चुनाव लड़ने के ऐलान से बीजेपी में जरूर खलबली मची है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने IPFT से गठबंधन कर जनजातीय समुदाय के लिए सुरक्षित सभी 20 सीटें जीत ली थी। NDA गठबंधन ने 60 में से 44 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि CPM 16 सीट ही जीत पाया था। लेकिन इस बार बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही है। त्रिपुरा में चुनावी पारा इस वक्त काफी गर्म है। आप देखना होगा कि यहाँ किसकी रणनीति किस पर भारी पड़ती है। वैसे त्रिपुरा में मुख्य मुकाबला बीजेपी का कांग्रेस गठबंधन से है और बीजेपी मुश्किलों में दिखाई दे रही है। इधर हिमाचल में कांग्रेस चुनाव में किए गए वादों को पूरा करने में जुटी है। कांग्रेस OPS का वादा पहले ही पूरा कर चुकी है। अब महिलाओं से किया अपना वादा पूरा करने की तैयारी में है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में नारी सम्मान योजना के तहत
18 से 59 साल की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने के लिए कैबिनेट सब कमेटी की बैठक की और इस योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। कमेटी की बैठक में 1500 रुपए मासिक देने के लिए 14,19,492 महिलाओं को योग्य माना गया। इस राशि को देने पर सुक्खू सरकार पर सालाना करीब 4,000 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ पड़ेगा। 18 से 59 साल की कुल 22 लाख महिलाओं में से 8,21,000 महिलाएं इस योजना के दायरे से बाहर पाई गई हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार 1500 रुपए मासिक देने के लिए पात्र महिलाओं को चुनने के लिए कई विकल्पों पर काम चल रहा है। 18 से 25 साल की महिलाओं को सबसे पहले ये राशि दी जा सकती है। बीपीएल परिवार की महिलाओं को प्राथमिकता देने पर विचार किया जा रहा है। सभी विकल्पों को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा। मंत्री धनीराम शांडिल्य ने बताया कि 1500 रुपए मासिक देने की योजना के तहत एक परिवार से एक महिला को शामिल किया जाएगा। सरकार इसको लेकर जल्द फैसला लेगी। कैबिनेट के सामने ये पूरा प्रस्ताव रखा जाएगा। योजना को अमली जामा पहनाने के लिए अगले हफ्ते वित्त अधिकारियों के साथ कैबिनेट सब कमेटी मंथन करेगी। मंत्री शांडिल्य के माने तो इस बैठक में योजना का पूरा खाका तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस साल के बजट सत्र में इस योजना को मुख्यमंत्री लागू करेंगे। अपनी दूसरी गारंटी पूरी करने के लिए कांग्रेस ने इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। इससे पहले कांग्रेस राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल कर चुकी है, जिसके दम पर कांग्रेस ने हिमाचल में अपनी सरकार बनाई है। हिमाचल में कांग्रेस जो कर रही है उसे वो आने वाले चुनावों में जनता के बीच रखकर बीजेपी की मुश्किलों में इजाफा कर सकती है। मुश्किलें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार की बढ़ा रखी हैं। जजों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार आमने सामने है। कानून मंत्री कॉलेजियम में सुधार के नाम पर लगातार बयान दे रहे हैं तो कानून से जुड़े लोग सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं और अब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने भी इसे लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को लेकर कानून मंत्री किरण रिजिजू लगातार बयान दे रहे हैं। उन्होंने इसे लेकर सीजेआई को चिट्ठी भी लिखी थी और अब जजों को लेकर खुफिया रिपोर्ट सार्वजनिक करने के मामले में भी सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनका राष्ट्र हित में खुलासा नहीं किया जाना चाहिए और कुछ मामले ऐसे होते हैं जिन्हें सार्वजनिक हित में छिपाया नहीं जाना चाहिए। जजों की नियुक्ति के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की खुफिया रिपोर्ट को लेकर जो खुलासे किए उससे मोदी सरकार की बेचैनी बढ़ गई है। तो दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रोहिंटन फली नरीमन ने कानून मंत्री किरण रिजिजू पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कॉलेजियम की ओर से सिफारिश किए गए नामों को रोकना लोकतंत्र पर अंकुश लगाने के समान है। जस्टिस नरीमन ने कहा कि कानून मंत्री याद रखें कि अदालत का फैसला स्वीकार करना उनका कर्तव्य है। उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट को जजों की नियुक्ति पर सख्त रुख दिखाना चाहिए। कॉलेजियम की ओर से किसी जज के नाम की सिफारिश की जाती है तो सरकार को उस पर 30 दिनों के अंदर जवाब देना चाहिए। अगर तय समय सीमा के अंदर सरकार कोई जवाब नहीं देती है तो ये मान लिया जाए कि सरकार के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। संविधान इसी तरह काम करता है। उन्होंने कहा कि कॉलेजियम की सिफारिश रोकना लोकतंत्र को कमजोर करेगा। स्वतंत्र और निडर जजों के बिना हम नए अंधेरे युग में प्रवेश कर जाएंगे। अगर आपके पास स्वतंत्र और निडर जज नहीं है तो कुछ नहीं बचा है। और बुलेटिन के आखिर में बात सीएम योगी के बयान की। राहुल गांधी देश में नफरत खत्म करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं तो दूसरी तरफ तमाम पार्टियों के नेताओं के बयान नफरत के माहौल को बनाए रखना चाहते हैं। नफरत के बीच वोटों की फसल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। सिनेमा हो या धार्मिक ग्रंथ, हर मुद्दे को विवाद में घसीटा जा रहा है और अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बयान विवादों में फंस गया है। तो क्या कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। विपक्षी दल बीजेपी पर धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाते रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को लेकर विपक्ष दावा करता है कि उनके टारगेट पर एक खास धर्म के लोग रहते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने भी अपनी पार्टी के नेताओं को धार्मिक विवादों से दूर रहने की नसीहत दी थी, लेकिन इसका असर होता नहीं दिख रहा है। यूपी में रामचरितमानस को लेकर पहले ही विवाद उठ खड़ा हुआ है और अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सनातन धर्म को लेकर जो दावा किया है उससे भी विवाद खड़ा हो गया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। जब हम स्वार्थ से ऊपर उठते हैं तो हम राष्ट्रीय धर्म से जुड़ते हैं। जब हम राष्ट्रीय धर्म से जुड़ते हैं तो हमारा देश सुरक्षित होता है। योगी ने कहा कि सनातन धर्म का सम्मान हर नागरिक को करना चाहिए। अगर पूर्व में धार्मिक स्थलों को नष्ट या अपवित्र किया गया था तो अयोध्या में राम मंदिर की तर्ज पर उन्हें बहाल करने का अभियान चलाया जाना चाहिए। योगी सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म बता रहे हैं तो उनके बयान पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। कांग्रेस नेता उदित राज ने इस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट किया, सीएम योगी ने कहा कि सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। इसका मतलब है कि सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम जैसे अन्य धर्म
समाप्त हो गए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस ने याद दिलाया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत का एक देश के तौर पर कोई भी आधिकारिक धर्म या पंथ नहीं है। भारत का संविधान सभी नागरिकों को अपनी पसंद के किसी भी धर्म का पालन करने, उपदेश देने और प्रचार करने का अधिकार देता है। ऐसे में सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म कैसे हो सकता है? तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।